हेलो एंड कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो मेरा चैनल बायोलॉजी वाला, जो आपको नीट 2024 के लिए बायोलॉजी की तैयारी करा रहा है। तैयारी क्या मतलब, एक एक लाइन आपको पढ़ करके समझा रहा है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ों से एनसीईआरटी से पूछा जाता है वो बता रहा हूँ, कहाँ से पेपर आएगा ये बता रहा हूँ, गारंटी से ठोक के लिख दो। जहाँ हम बताएंगे वही क्वेश्चन नीट में आएगा, इस बात की 100 या 1000% भी गारंटी हो सकती है अगर आप लगातार वीडियो देखते रहे तो। दूसरी बात है कि हमने इससे पहले की 11th क्लास के 8 चैप्टर कवर कर लिए हैं, जिसकी जो प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप जा करके देख सकते हैं, मिल जाएगी। आप मोर वाला बटन जो नीचे दिख रहा है उस पर क्लिक करें, वहाँ पर आपको दिखाई देगा डिस्क्रिप्शन, वहाँ उसमें बहुत सारे लिंक्स हैं, वहाँ प्रॉपर लिंक है, मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको जो है 12th क्लास की जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम मोलिकुलर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। अभी मोलिकुलर बायोलॉजी का हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक जो हम आज कवर करने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन वाला टॉपिक है। इससे पहले कि हमने कुछ पार्ट को पढ़ लिया है, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट का, आप जा करके देख सकते हैं। प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ आपको वीडियो मिलेंगी, मतलब इधर उधर नहीं मिलेगी, खो गई है मतलब मिल नहीं रही है नेक्स्ट पार्ट, तो प्रॉपर मिलेगा, ध्यान रखना। बस अच्छे से पढ़ना ही आपका कर्तव्य है। दूसरा कर्तव्य मेरा है कि मैं आपको प्रॉपर तैयारी कराऊँ, झूठ ना बहकाऊँ, इधर उधर की बातें ना करूँ, और नकली लोगों से सावधान रहें जो आपको सिर्फ चैनल पर व्यूज़ पाने के लिए ही बताते हैं कुछ कुछ, है ना। तो करते हैं शुरू आज की वीडियो को शुरू, जिसमें कि हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट और उसके आगे का प्रोसेस, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले पार्ट है, हेडिंग है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब इसमें एक बात छोटी सी है, पहला सवाल तो सीधा सीधा यही आता है, पहले का नहीं देखा हो अगर आपने इससे, तो आप जा करके डिस्क्रिप्शन में लिंक से देख सकते हैं, ठीक है ना। चलो, तो हमारी बात यह है कि यहाँ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, इससे सवाल आएगा क्या कि एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कौन कौन आते हैं। तो सबसे पहले तो एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक प्रमोटर होता है, एक स्ट्रक्चरल जीन होती है और एक टर्मिनेटर होता है। और ये कोई कुछ और नहीं है, मतलब दे ऑल आर डीएनए सीक्वेंस। ध्यान रखना, ये तीनों के तीनों ही कुछ और नहीं होते, ये तीनों ही डीएनए के सीक्वेंस होते हैं। मैं बहुत बेसिक से आपको एक बात बताने की कोशिश करूँगा, समझना मेरी बात को। देखो, मान लीजिए अगर आप प्रोकैरियोटिक बात करें तो भी और यूकैरियोटिक बात करें तो भी, मान लीजिए ये आपका डीएनए का एक जो है स्ट्रैंड है, डीएनए है ये मान लीजिए। तो बाबू बात ये है कि कुछ बच्चों को जीन का नहीं पता होता, जीन क्या है। तो प्रॉपर डीएनए जो कि आपको पता है, डीएनए की बैकबोन शुगर और फॉस्फेट की बनी हुई होती है। इंटर एनवायरनमेंट में आपको प्यूरिन्स या फिर पायरिमिडिन्स मिलेंगे, मतलब या फिर कह रहा हूँ प्यूरिन के साथ में पायरिमिडिन्स जुड़े हुए मिलते हैं। इस तरह से जी के साथ सी और सी के साथ जी और टी के साथ ए, इस तरह से लगा हुआ मिलेगा। तो प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ डीएनए है, जिसमें कि हम इसकी पोलैरिटी को यहाँ निश्चित रूप से चिन्हित करेंगे। 3 से 5 स्ट्रैंड का पोलैरिटी है एक का, दूसरे का 5 से 3 है। ये वाली बात आप ध्यान रखोगे। अब इसमें एक और बात ध्यान से देख लो कि अगर हम कहूँ कि भाई यहाँ मान लीजिए, यहाँ मैं निशान लगा रहा हूँ जहाँ पर, यहाँ पर मान लीजिए एक जीन यहाँ से शुरू है, तो हम ये बात कैसे मान लें कि यहाँ से कोई जीन शुरू है। तो बाबू जीन जहाँ शुरू है उसके प्रॉपर एकदम थोड़ा अपवर्ड अगर हम आएंगे, यहाँ से अपस्ट्रीम पे देखेंगे, तो यहाँ पर कुछ डीएनए की सीक्वेंस होगी, जिसे मैं कहता हूँ कि वो प्रोमोटर है। क्या है? promoter, a special nucleotide sequence that is present just upstream to this starting of the gene। जहाँ से जीन शुरू हो रही है उससे बिल्कुल पीछे थोड़ा सा आओगे तो वहाँ पर आपको मिलेगी एक डीएनए की विशेष प्रकार की सीक्वेंस, जिसे हम कहते हैं प्रोमोटर। समझ आए ना, प्रोमोटर कुछ और नहीं है, लाल रंग के झंडे नहीं लगे हुए होते डीएनए में, एक सीक्वेंस होती है जिसको हम, बैक्टीरिया में वो सीक्वेंस थोड़ी सी अलग होती है, यूकैरियोट में वो थोड़ी सी अलग होती है। आप हालांकि यहाँ समझ लें कि एटी रिच रीजन है जहाँ एडेनिन और थायमीन ज़्यादा होता है, तो एटी रिच है आपका प्रमोटर का सीक्वेंस। इसमें अपस्ट्रीम पर मतलब यहाँ अगर हम लिख दूँ +1, तो इससे पीछे जाओगे तो सारा -1 -2 एंड सो ऑन। पीछे माइनस माइनस पे जा करके कुछ थोड़ी थोड़ी दूर पर कुछ कंसेंसस सीक्वेंसेस होती हैं, जो कि आपकी फिक्स सीक्वेंस होती हैं, जो ये बताती हैं कि यहाँ से इसके बाद अब जीन आने वाली है। जैसे किसी सड़क पर कोई गांव आने से पहले उसके बहुत पहले ही एक बोर्ड लगा होता है कि यहाँ से आगे अब 300 मीटर पर गांव है। तो इसी तरह से जहाँ से कोई जीन शुरू होती है तो वहाँ से पहले ही इस बात का सूचना हो जाती है कि अब आगे आने वाला जो सीक्वेंस ऑफ डीएनए है वो जीन है। क्लियर है? अगर ये बैक्टीरिया का है, मैं इस पर थोड़ी बात आगे भी होंगी, पर अगर ये बैक्टीरिया का जीन मतलब है स्ट्रक्चरल जीन, तो इसमें क्या होता है, इसमें ना यहाँ इसी मतलब एक स्ट्रक्चरल जीन के अंदर ही कई सारे प्रोटीन्स की इंफॉर्मेशन एक साथ लगी रहती है। इस पर हम आगे भी बात करेंगे। और अगर ये यूकैरियोट का होता तो इसमें एक ही जीन की सीक्वेंस होती, यहाँ से यहाँ तक, जहाँ मैंने लिखा है यहाँ, ये जो निशान लगाया लास्ट वाला ऑरेंज वाला, यहाँ तक, इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन। लास्ट में फिर से एक सीक्वेंस होगी जिसे हम कहते हैं टर्मिनेटर सीक्वेंस, मतलब जहाँ पर हमें पता लगेगा कि भाई ये जो है जीन यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन यहाँ ख़त्म हो गया है, वहाँ भी टर्मिनेटर पर भी एक विशेष प्रकार का सीक्वेंस ही होता है। ठीक है ना, वहाँ भी कुछ और नहीं होता। तो डीएनए के
जैसे बैक्टीरिया तो छोटा जीनोम होता है, तो वहाँ बहुत सारे जीन लगातार जीन होते हैं, पर यूकैरियोट्स में आप देखोगे इतना बड़ा जीनोम साइज होता है जिसमें कि जीन तो बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। बाकी का डीएनए रिपीट्स होता है या फिर बाकी का डीएनए जो है वो ऐसे ही होता है, मतलब वो फंक्शनल डीएनए नहीं होता, वो प्रोटीन नहीं बनाता है, जिसके ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, जिससे ट्रांसलेशन नहीं होता, वो वाला पार्ट होता है। ज़्यादा पार्ट यूकैरियोट्स में वही होता है। पर जहाँ जहाँ भी जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी देर बाद मान लो अब एक जीन आ गया है, फिर से एक जीन आएगा, फिर से एक स्ट्रक्चरल जीन आएगा, तो हमेशा जहाँ भी स्ट्रक्चरल जीन आता है उससे पहले थोड़ा प्रमोटर होता है, तो प्रमोटर के बाद ही स्ट्रक्चरल जीन शुरू होता है। इतनी बात आप समझ लो, थोड़ी सी बात बेसिक्स हैं, मैं ज़्यादा मतलब उस पर नहीं जा रहे हैं कोडिंग वोडिंग क्या है, क्योंकि इतना नीट में आता नहीं है, तो इतना जानो, समझ आई ना। तो एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जहाँ भी मतलब ट्रांसक्रिप्शन होना है वहाँ प्रमोटर है, स्ट्रक्चरल जीन है, टर्मिनेटर है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम दिया है, इस डायग्राम को पहले देख लें फिर पढ़ेंगे बाद में। इस डायग्राम में आप कुछ चीज़ों को देखें ध्यान से। यहाँ एक लिखा हुआ है प्रमोटर सीक्वेंस, स्ट्रक्चरल जीन, टेम्पलेट स्ट्रैंड, टर्मिनेटर। पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि डीएनए से जब आरएनए बनता है तो उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। मैंने कहा था कि जो नया सिंथेसिस ऑफ आरएनए है, जैसे कि आपको रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए से पता है, नहीं पता तो आप वीडियो पहले वाली ज़रूर देख लें, नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। पर ध्यान से समझो कि अगर डीएनए की सिंथेसिस करते हैं तो डीएनए की सिंथेसिस भी 5 से 3 डायरेक्शन में ही होती है, नया आरएनए भी 5 to 3 डायरेक्शन में ही बनता है। तो भाई जब नया आरएनए 5 to 3 डायरेक्शन में बनेगा, और हमने पढ़ लिया है कि दोनों स्ट्रैंड जब ट्रांसक्रिप्शन होता है दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट नहीं होते, केवल एक ही स्ट्रैंड टेम्पलेट होता है जिसकी पोलैरिटी 3 to 5 होती है, मतलब 3' to 5' होती है, ठीक है। और ये वाला स्ट्रैंड ही टेम्पलेट है। जब आप किसी भी स्ट्रैंड को डीएनए के पढ़ रहे होते हो तो पढ़ने के टाइम पर उसे 5 से 3 दिशा में ही पढ़ते हैं, ये भी बात ध्यान रखना। बोलने के लिए ठीक है कि 3 to 5' वाला जो स्ट्रैंड है वो आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा, और उसके जो बनाएगा नया आरएनए वो आपका 5 to 3 होगा। तो दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट नहीं होते, पर यहाँ पर एक ही स्ट्रैंड टेम्पलेट होता है। इसमें आप देखोगे प्रमोटर है और टर्मिनेटर है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है, कोडिंग स्ट्रैंड है। यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान रखने की बात है, जो कोडिंग स्ट्रैंड है उसकी पोलैरिटी 5 से 3 है, मतलब ये 5 to 3 पोलैरिटी वाला स्ट्रैंड है। कोडिंग स्ट्रैंड का एक दूसरा नाम होता है सेंस स्ट्रैंड, अगर आप नोट करना चाहें तो इसे कर लेना। कोडिंग स्ट्रैंड को हम एंटी या फिर नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड भी कहते हैं, इतना ज़रूर याद कर लेना, ठीक है ना। और जो टेम्पलेट है वो आपका एंटी सेंस स्ट्रैंड है, एंटी सेंस और नॉन कोडिंग, नॉन कोडिंग है, एंटी सेंस है, ये वाली बात जरूर ध्यान रखना। और नीचे वाला कोडिंग स्ट्रैंड है जिसकी पोलैरिटी 5 to 3 है। इस पे बहुत सारे सवाल आते हैं भाई भयंकर लेवल के, तो उसमें एक ही इम्पोर्टेंट काम है कि आप जब पढ़ रहे हो तो आप अपने जहन में अपने दिमाग में बैठा लें कि जब हम कोडिंग स्ट्रैंड को पढ़ेंगे तो हम 5 से 3 डायरेक्शन में पढ़ेंगे, जिधर 5 लिखा होगा बस उधर से ही पढ़ना शुरू करेंगे, और जो हम टेम्पलेट पढ़ेंगे उसे हम 3 से 5 पढ़ेंगे, चाहे जिधर भी लिखा हो, इधर लिखा हो, लेफ्ट लिखा हो, राइट लिखा हो, कहीं लिखा हो। जब आप टेम्पलेट पढ़ोगे तो 3 से 5 पढ़ोगे, जब आप कोडिंग पढ़ोगे तो 5 से 3 पढ़ोगे। इसे बिल्कुल यहाँ एकदम बैठा लेना, ठीक है। तो अभी हमें पता लग गया एंटी सेंस कौन सा है, सेंस कौन सा है। देखो जबकि कोडिंग स्ट्रैंड में आप समझने की कोशिश करना, जैसे मान लो ऊपर इन्होंने एक एग्जांपल दिया ये वाला, इन्होंने दिखाया भी है एक स्टैंड को जिसमें कि आप देखोगे 3 टेम्पलेट स्टैंड जो है वो ATGC, ATGAC, ATG इस तरह से है, जबकि जो आपका नीचे वाला है वो TAC, GTA, तो ऐसा है। तो मैंने कहा था कि टेम्पलेट जो है वो 3 से 5 होता है, तो आप समझो टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनेगा। तो आरएनए जब बनेगा तो आप देखो आरएनए कैसा बनेगा, जैसे ऊपर A है तो नीचे T तो आएगा नहीं, आरएनए में आएगा U, UACG, UACG, UAC, समझ आई। तो ये जब आरएनए बनता है तो 5 से 3 डायरेक्शन में बनता है। तो आपको मैं बता दूं एक बात, तो आरएनए की शक्ल से मेरा मतलब ये था कि ना इसका जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो मतलब सेम टू सेम कोडिंग स्ट्रैंड जैसा होता है। तो इस पर सवाल बनेंगे, ध्यान रखना है कि कोडिंग स्ट्रैंड कैसा है और कैसे जो है, मतलब न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का बहुत ध्यान रखना है। आपको पूछा जाएगा कि टेम्पलेट स्ट्रैंड देंगे फिर कोडिंग पूछेंगे, कोडिंग देंगे तो एमआरएनए पूछेंगे, एमआरएनए देंगे तो कोडिंग पूछेंगे, ऐसे उल्टा सीधा करके सवाल बनाते हैं। ध्यान रखना है बस आपको इतना कि अगर आपको टेम्पलेट दिया है तो टेम्पलेट को आप जब भी पढ़ोगे वेदर इट इज़ लाइक दिस, कि अगर ऐसे लिखा हो तो भी ठीक है, ये टेम्पलेट है 3 से 5, पर अगर आपको इधर लिखा हो 3 से 5 तो भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको इसे 3 से 5 की तरफ पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको अपना एक कोडिंग स्ट्रैंड बनाना है कॉम्प्लीमेंट्री। और फिर अगर आपको एमआरएनए पूछा तो आप एमआरएनए बताएं, और जो भी पूछे वो बताएं, समझ आए ना, मतलब जो भी पूछ रहे हैं वो बता दें, इसमें से देख के कर दोगे ना ये सवाल, ठीक है। चलो, तो
इंपॉर्टेंट है यार ये ना काफ़ी ज़्यादा, तो ध्यान से, बस इसमें पोलैरिटी का ही खेल है, कितना किधर से क्या लिखा है, पढ़ने का खेल होता है, कैसे पढ़ते हैं इसको ध्यान रखना बस, ठीक है। तो ये है हमारा मतलब प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर। अगर मैं प्रमोटर के बारे में थोड़ी सी बात करूं तो मैं बता दूं आपको कि जो प्रमोटर सीक्वेंस है वो हम कोडिंग स्ट्रैंड में देख रहे होते हैं, इसमें हम कोडिंग स्ट्रैंड के अंदर देख रहे होते हैं। तो कोडिंग स्ट्रैंड में अगर आप बैक्टीरिया में जाओगे तो यहाँ पर आपको दो सीक्वेंस मिलेंगे। जैसे यहाँ पर आपको एक सीक्वेंस मिलेगी टी इस तरह की सीक्वेंस मिलेगी, जिसको यहाँ बैक्टीरिया में हम बोलते हैं प्रिबनाउ बॉक्स। क्या बोलते हैं? प्रिबनाउ बॉक्स। और यूकैरियोट्स में बोलते हैं टाटा बॉक्स या हुगनेस बॉक्स, ठीक है ना, ऐसा। तो ये ध्यान रखना, प्रिबनाउ बॉक्स टाटा बॉक्स है, जिसमें कि एटी रिच रीजन होता है जो प्रोमोटर की सीक्वेंस होती है। इसके थोड़ा और इधर उधर पीछे जाओगे तो थोड़ा एक और सीक्वेंस मिल जाएगी, इसे कहते हैं शाइन डेलगैर्नो सीक्वेंस, एसडी सीक्वेंस, तो वो भी होती है। मतलब इसमें जहाँ से जीन शुरू है +1 साइड से, उसके पीछे अपस्ट्रीम में जाओगे तो काफ़ी तरह की सीक्वेंस देखने को मिलती है, ठीक है ना, समझ गए ना, वही प्रमोटर है। तो एक और बात है कि हम प्रमोटर सीक्वेंस इधर देख रहे होते हैं, मतलब 5 से 3 कोडिंग वाले में देख रहे होते हैं। अगर आप इसको टेम्पलेट बनाते हो तो फिर पोलैरिटी बदल जाएगी, फिर आप उधर वाले में देखोगे, ठीक है ना। तो अगर ये टेम्पलेट बन जाता है तो इधर वाले में देखोगे, ये टेम्पलेट है ऊपर वाला तो नीचे वाले में देखोगे। मतलब 5 से 3 वाले में आपको देखना होता है कोडिंग स्ट्रैंड और टेम्पलेट और प्रमोटर जो सीक्वेंस है वो, समझ आई, ठीक है। तो अभी अपन पढ़ते हैं इसके बारे में। यहाँ पर लिखा क्या है, ध्यान से पढ़ते हैं। लिखा है देयर इज ए कन्वेंशन इन डिफाइनिंग द 2 स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इन द स्ट्रक्चरल जीन ऑफ ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट सिंस द 2 स्ट्रैंड हैव ऑपोजिट पोलैरिटी एंड द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए आरएनए पॉलीमरेज, जो डीएनए से आरएनए बनाने वाले इंजाइम्स होते हैं, ऑल्सो कैटालाइज द पॉलीमराइजेशन इन ओनली वन डायरेक्शन। तो मैंने बताया ही है आपको कि नया आरएनए भी जो है वो 5 से 3 की दिशा में ही बनता है, जबकि जो डीएनए है वो भी 5 से 3 डायरेक्शन में ही बनता है, ये ध्यान रखेंगे। द स्ट्रैंड दैट हैज़ द पोलैरिटी 3 to 5 एक्ट एज द टेम्पलेट। जो आपका 3 से 5 पोलैरिटी वाला जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है वो आपका जो है क्या कहलाता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाता है। जबकि जो आपका 5 से 3 पोलैरिटी वाला स्ट्रैंड होता है वो कोडिंग स्ट्रैंड कहलाता है, भले ही वो किसी भी चीज़ को कोड नहीं करता, मतलब भले ही उससे आपका कुछ भी कोड नहीं होता, पर फिर भी वो उसे क्या कहते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, ठीक है। एंड द सेम एज आरएनए एक्सेप्ट थायमीन, मतलब ये कह रहे हैं कि जो आपका एमआरएनए बनेगा या फिर आरएनए जो भी बनेगा आपका ट्रांसक्रिप्शन के बाद, उसमें और कोडिंग स्ट्रैंड में कोई फर्क नहीं होता। कोडिंग स्ट्रैंड की शक्ल एकदम मैच करती है, बस थायमीन की जगह पर यूरेसिल आ जाता है। ये वाली बात आप ध्यान रखोगे, ठीक है ना, मतलब इतना जरूर ध्यान रखना कि थायमीन की जगह पे क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा। लिखा है कि एंड स्ट्रेंजली दिस स्ट्रैंड विच डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग इज रेफर टू एज कोडिंग स्ट्रैंड। ऑल द रेफरेंस पॉइंट, ये ध्यान रखना है, जितने भी रेफरेंस पॉइंट आप देखोगे वो सारे कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस में ही देखोगे। टू एक्सप्लेन द पॉइंट अ हाइपोथेटिकल सीक्वेंस फ्रॉम ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज रिप्रेजेंटेड बिलो। नीचे एक सीक्वेंस दी है तो हमने देख ही लिया है सीक्वेंस में क्या है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो हमने इसको भी देख लिया डायग्राम जो बना हुआ था यहाँ। इसमें ध्यान रखना है स्ट्रक्चरल जीन है, ये अभी नॉर्मल है, इसमें किसी की बात नहीं हो रही, यूकैरियोट की है, प्रोकैरियोट की है, किसकी है, इस पर बात नहीं हो रही है। फिर लिखा है प्रमोटर एंड द टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन, यानी इसका मतलब ये है कि जो स्ट्रक्चरल जीन के डाउन स्ट्रीम पर जाओगे तो आपको टर्मिनेटर सीक्वेंस मिलेगी, अप स्ट्रीम पर जाओगे तो आपको प्रमोटर सीक्वेंस मिलेगी, मतलब पीछे और आगे, है ना। एंड इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट द प्रमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स द 5 प्राइम एंड ऑफ द अपस्ट्रीम। तो प्रमोटर जो है 5 प्राइम एंड की तरफ होता है इस स्ट्रक्चरल जीन में। एंड द रेफरेंस इज मेड विद रेस्पेक्ट टू द कोडिंग स्ट्रैंड। तो ये कह रहे हैं कि जो रेफरेंस लिया जाएगा वो कोडिंग स्ट्रैंड का लिखा जाएगा, ये थोड़ा ध्यान रखना। एंड इट इज़ अ डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड द बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। दैट मीन्स कि डीएनए से आरएनए बनाने वाला जो एंजाइम होता है, आरएनए पॉलीमरेज जो होता है, उसके लिए बाइंडिंग साइट प्रमोटर होता है। मतलब प्रमोटर वो जगह है जहाँ पर के आगे आरएनए पॉलीमरेज आकर के जुड़ेंगे, जहाँ से आरएनए बनना शुरू होता है। एंड इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ प्रमोटर इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट दैट ऑल्सो डिफाइंड द टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड। मतलब ये कह रहे हैं कि प्रमोटर से पता लगता है कि कौन टेम्पलेट है, कौन कोडिंग है। By switching its position with terminator, the definition of coding and template strand could be reversed. The terminator is located towards the 3' end downstream of the coding strand, and it usually defines the end of the process of transcription. तो ये ध्यान रखना, कोडिंग स्ट्रैंड का जो एंडिंग होता है, मतलब कोडिंग स्ट्रैंड में जो 3' होता है उधर आपका टर्मिनेटर होता है और शुरुआत में होता है आपका प्रमोटर। There are additional regulatory sequences that may be present further upstream or downstream to the promoter. Some of the properties of these sequence shall be discussed below. तो हम बाद में जो है चीज़ों को पढ़ेंगे। ये कह रहे हैं कि और बहुत सारी सीक्वेंसेस होती हैं जो इधर उधर पाई जाती हैं, डाउन स्ट्रीम पे भी मिलती हैं और अप स्ट्रीम पे भी मिलती हैं, ठीक है।
नेक्स्ट हेडिंग है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन। तो थोड़ा सा यहाँ अच्छा है, तो थोड़ा समझने का है, ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। यहाँ लिखा है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन, लिखा है अ जीन, एक जीन क्या होता है, एंड जीन, अ जीन इज डिफाइंड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। तो एक सवाल तो ये है कि जीन जो है वो फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, फिजिकल बेसिस होता है। एंड दो देयर इज नो एम्बिग्यूटी दैट द जीन आर लोकेटेड ऑन द डीएनए, मतलब जीन लोकेटेड ऑन द डीएनए होते हैं। ये भी मैंने समझाया था, मैंने कहा था भाई कि कभी आप ऐसी टेंशन ना लेना कि जीन पता नहीं क्या होता होगा। मान लो ये आपका डीएनए है डबल स्टैंडर्ड, तो ना यार इसमें ना कोई और जीन आगे इसके ऊपर रखा नहीं जाता, बच्चों को बहुत दिक्कत होती है जीन वाली बात में। जीन कुछ नहीं होता, जीन डीएनए का सीक्वेंस होता है बस, जिसमें कोडिंग सीक्वेंसेस होती हैं जो कोड करता है फर्दर अमीनो एसिड्स के लिए, या फिर जिसका ट्रांसक्रिप्शन होकर के फर्दर आरएनए बनता है, वो पार्ट जीन कहलाता है। जैसे कि ट्रांसफ़र आरएनए, जैसे कि मैसेंजर आरएनए, जैसे कि आरआर राइबोसोमल आरएनए। तो ये सब जीन्स होते हैं। नॉर्मल भाषा में हम सभी के लिए जो शब्द यूज होता है वो जीन यूज करते हैं। टीआरएनए का जीन है, आरआरएनए का जीन है, एमआरएनए का जीन है। पर यहाँ पर एक छोटी सी बात समझने की ये है कि जो एमआरएनए का जीन होता है, मतलब द पार्ट ऑफ द सेगमेंट ऑफ द डीएनए विच कोड फॉर द एमआरएनए, जो एमआरएनए बनाता है उसको सिस्ट्रोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्ट्रोन बोलते हैं। सिस्ट्रोन इज अ जीन, सिस्ट्रोन इज अ जीन, बट सिस्ट्रोन इज दैट पार्ट ऑफ द डीएनए दैट इज हैविंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द एमआरएनए, और जिससे फर्दर प्रोटीन बनेगी, जिससे आगे चलकर प्रोटीन बनेगी, वो सिस्ट्रोन है। बाकी जीन तो नॉर्मल है, टीआरएनए का भी जीन है, रेगुलेशन का भी जीन होता है, आरआरएनए का भी जीन होता है, ये वाली बात है। ठीक है, अभी पढ़ते हैं। लिखा है इट इज डिफिकल्ट टू लिटरली डिफाइन अ जीन इन टर्म्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस, मतलब ये कह रहे डीएनए की टर्म में ये बताना मुश्किल है कि जीन क्या है। द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर द टीआरएनए आरआरएनए मॉलिक्यूल ऑल्सो डिफाइन अ जीन। हाउएवर, यहाँ से थोड़ा अच्छा लिखा है, बढ़िया है पढ़ना। हाउएवर बाय डिफाइनिंग ए सिस्ट्रोन, कह रहे सिस्ट्रोन को जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड, यानी कि वो सेगमेंट जो पॉलीपेप्टाइड कोड करता है। अब पॉलीपेप्टाइड वही होता है जो एमआरएनए बनाता है, मतलब जो जीन एमआरएनए बनाएगी उससे ही आगे पॉलीपेप्टाइड बनेगा। द स्ट्रक्चरल जीन इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कुड बी सेट टू एज मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक। इसको समझाता हूँ क्या है। देखो, मान लो ये आपका जीन है, मान लीजिए ये आपका स्ट्रक्चरल जीन है, और इधर मान लीजिए इसके आगे टर्मिनेटर है, इधर फिर प्रमोटर है, ये टर्मिनेटर है, और अगर ये स्ट्रक्चरल जीन है बीच में, तो मैं बता दूं अगर ये बैक्टीरिया की बात हो रही है ना, तो बैक्टीरिया में ये जो स्ट्रक्चरल जीन है ये पॉलीसिस्टोनिक है। कैसा है? पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन का मतलब ये है कि जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद इससे जो एमआरएनए बनेगा, उस एमआरएनए में आपके लगभग 4 डिफरेंट टाइप के पॉलीपेप्टाइड की सूचना है। दैट मीन्स यहाँ पर एक ही स्ट्रक्चरल जीन में एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स की सूचना है। दैट मीन्स सिस्ट्रोन 1, सिस्ट्रोन 2, सिस्ट्रोन 3, सिस्ट्रोन 4 एक साथ लगे, मतलब एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड की सूचना है प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में। ये तो हुआ पॉलीसिस्टोनिक, समझ आया ना। बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन मिलती है, पर अगर आप यूकैरियोट्स में देखेंगे तो यूकैरियोट में थोड़ा सिस्टम अलग होता है। मान लीजिए ये आपका डीएनए है, इसमें आपका ये प्रमोटर है, ये टर्मिनेटर है, बीच में है स्ट्रक्चरल जीन। तो ये जो स्ट्रक्चरल जीन है मतलब यूकैरियोट की, इसमें बाबू पता क्या होता है? पहली बात तो ये कि एक प्रमोटर और एक टर्मिनेटर के बीच में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो केवल एक ही पॉलीपेप्टाइड की होती है, एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड की इन्फॉर्मेशन होती ही नहीं है, पहली बात है। दूसरी बात ये है कि जो इसकी भी सूचना है, मतलब इसके लिए भी जो सूचना है ना, इन्फॉर्मेशन जो है वो भी आपको टुकड़ों में मिलेगी। मतलब इस स्ट्रक्चरल जीन का कुछ हिस्सा, जैसे मान लो मैं कहूँ कि ये हिस्सा फंक्शनल पार्ट है, ये नॉन फंक्शनल पार्ट है, फिर से फंक्शनल हिस्सा है, फिर से नॉन फंक्शनल है, फिर से फंक्शनल है। दैट मीन्स अगर इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो इससे एक आरएनए बनेगा। इस आरएनए में इतना हिस्सा कोड करता है प्रोटीन के अमीनो एसिड्स को, इतना हिस्सा कोड नहीं करता है, अगले वाला फिर कोड करता है, अगले वाला कोड नहीं करता, अगले वाला कोड करता है। तो जो कोडिंग पार्ट है, जो एमआरएनए प्रोटीन को कोड करेगा, वो आपका कहलाता है एक्सोन, और जिन्होंने एक्सोन्स को तोड़ के इंटरप्ट कर रखा है वो कहलाता है इंट्रोन। तो इंट्रोन जो है फर्दर
आगे आपका प्रोटीन कोड नहीं करता है, जबकि एक्सोन्स जो है वो आपके प्रोटीन को कोड करते हैं। तो सबसे पहले जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है जिससे आपका आरएनए बनता है, हेट्रोजीनस आरएनए होता है, इसमें से हमें इंट्रॉन्स को हटाना होता है। इंट्रॉन्स हटेंगे और फिर आपका एमआरएनए बनेगा मैच्योर, और इस एमआरएनए से फर्दर ट्रांसलेशन होगा और ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन बनेगी। समझ आई बात? तो यहाँ पर एक पहली बात तो ये है कि प्रोमोटर और टर्मिनेटर के बीच में एक ही जीन है। दूसरी बात ये है कि एक जीन होने के बाद भी यहाँ पर वो भी टुकड़ों में है, स्प्लिट है, अलग अलग टुकड़े मिलते हैं एक्सोन्स के। तो यहाँ ध्यान रखना है कि जो कोडिंग पार्ट है वो एक्सोन है, ना कि इंट्रोन। इंट्रोन इंटरप्टेड सीक्वेंसेस हैं जिन्होंने जिन्होंने जीन्स को तोड़ रखा है बीच बीच में से। ऐसा माना जाता है कि कभी कभी पुराने समय में इंट्रॉन्स है काम की चीज़ हुआ करते थे, पर अभी आज की तारीख में ये कोड नहीं करते हैं, ऐसा है। ठीक है, चलो समझ आया ना। ये स्प्लिट जीन अरेंजमेंट है, यूकैरियोट्स में मिलता है और यूकैरियोट्स में मोनोसिस्टोनिक कंडीशन मिलती है। कैसी मिलती है? मोनोसिस्टोनिक। ठीक है, चलो अभी पढ़ते हैं यहाँ लिखा क्या है। यहाँ लिखा है कि द स्ट्रक्चरल जीन कुड बी पॉलीसिस्टोनिक और मोनोसिस्टोनिक। जैसे कि मोनोसिस्टोनिक तो मिलती है यूकैरियोट्स में, पॉलीसिस्टोनिक मिलती है प्रोकैरियोट्स में। इन यूकैरियोट्स द मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस। ध्यान से, यूकैरियोट्स में इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं। द जीन इन यूकैरियोट आर स्प्लिट। यूकैरियोट में जीन जो है वो स्प्लिट होते हैं, जिसमें कि जो कोडिंग सीक्वेंस है, जो एक्सप्रेसिबल सीक्वेंस है, जो प्रोटीन बनाएगा, उसे एक्सोन कहते हैं। गलत ना कर देना बिल्कुल भी, कभी कहो एक्सोन बाहर निकाल दो और इंट्रोन अंदर रख दो, है ना। इंट्रोन नहीं रखना अंदर, इंट्रोन बाहर निकालना है, एक्सोन अंदर रखना है। एक्सोन आर सेड टू बी दो सीक्वेंस दैट अपीयर इन मेच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए। एक्सोन फाइनली जो मेच्योर आरएनए होगा उसमें दिखाई देंगे, इंट्रोन्स को हटा दिया जाएगा। द एक्सोन्स आर इंटरप्टेड बाय द इंट्रोन्स एंड इंट्रोन्स आर इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस डू नॉट अपीयर इन द मेच्योर आरएनए। मेच्योर आरएनए में इंट्रोन नहीं दिखाई देते हैं। द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट फर्दर कॉम्प्लिकेट द डेफिनेशन ऑफ द जीन इन टर्म्स ऑफ डीएनए सेगमेंट। ठीक है ना। Inheritance of the character is also affected by the promoter and the regulatory sequences or structural genes. Hence, sometimes the regulatory sequences are loosely defined as regulatory genes. तो कभी कभी जो है regulation sequences आप आगे चलकर पढ़ोगे उन्हें भी regulatory gene कहते हैं। Even though these sequences do not code for RNA और protein, तब भी उन्हें जीन कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जीन एक कॉमन शब्द है जो लोग यूज करते हैं, जबकि जो आपका डीएनए, जो जीन मतलब आपकी पॉलीपेप्टाइड कोड करती है, प्रोटीन कोड करती है, वो आपकी सिस्टोन कहलाती है। ठीक है ना। चलिए नाउ वी स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इसके आगे का टॉपिक हमारा छोटा सा टॉपिक है, अच्छा भी है काफ़ी। एंड टाइप्स ऑफ आरएनए इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। बेसिक सा है, पहले आप समझ लो, ज़्यादा दिया भी नहीं है, उतना ही समझो जितना दिया है, ध्यान से। कोई बड़ी बात नहीं है, आसान है। बैक्टीरिया का बताया है, बहुत आसान है, कोई फैक्टर नहीं बताया, एनसीईआरटी कुछ बताती नहीं है, मतलब इतना भी जान लो बेसिक, बहुत अच्छी बात है, आगे आप पढ़ ही लोगे जाके। सबसे पहली बात है, आप इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई देगा जो येलो कलर का जो सेगमेंट दिखाया है ये वाला, यहाँ पर हमें दिखाएगा प्रोमोटर सीक्वेंस क्या है, प्रोमोटर सीक्वेंसेस हैं, आपको पता लग गया होगा। तो सबसे पहला पार्ट ये होता है, इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन होता है। इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में बहुत सारे फैक्टर्स भाग लेते हैं, तो उसके बारे में यहाँ बात नहीं हो रही है, तो फिर भी हम बात करते हैं थोड़ी थोड़ी सी। जैसे बैक्टीरिया के बारे में बात हो रही है, तो शुरुआती बात ये है कि जो आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, इसको हम बोलते हैं, ये है आपका कोर एंजाइम। क्या है? कोर। और इसके साथ में ये कोर एंजाइम की प्रॉब्लम ये है कि कोर एंजाइम को जब ट्रांसक्रिप्शन करना होता है, बट इट कैन नॉट रिकॉग्नाइज द प्रोमोटर। इसे प्रोमोटर समझ ही नहीं आता कि प्रोमोटर है कहाँ। तो ये क्या करता है, ये सिग्मा फैक्टर, वो भी बैक्टीरिया में अगर हम कहें सिग्मा 70 फैक्टर जो है उसकी मदद लेता है। अब सिग्मा 70 और कोर एंजाइम मिल करके बनाते हैं होलो एंजाइम। क्या बनाते हैं? होलो एंजाइम। तो अभी बन गया होलो एंजाइम। तो होलो एंजाइम जा करके सिग्मा फैक्टर की मदद से प्रोमोटर पर बाइंड होगा। मान लीजिए मैं ऐसे बना रहा हूँ यहाँ पर, मान लीजिए ये आपका जो है वहाँ प्रोमोटर सीक्वेंस था, यहाँ पर जा करके आपका आरएनए होलो एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज विद अलोंग विद दैट सिग्मा फैक्टर जा करके जमा हो गया, मतलब बाइंड हो गया। तो ये एक्चुअली बात क्या है, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन में था कि हेलिकेज एंजाइम आएगा, हेलिकेज एंजाइम इसको आकर के खोलता है, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ता है, ऐसा यहाँ नहीं होता। यहाँ जो पॉलीमरेज है वो खुद ही ये सब काम कर लेता है। एक ओपन कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ओपन कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद ये प्रोमोटर के कुछ सीक्वेंस पीछे -40 तक का कवर कर लेता है, आगे भी -20 तक का कवर कर लेगा, लगभग इतना कवर कर लेता है। और इसमें जो है ये सिग्मा फैक्टर का काम है कि जब ये 3' to 5', ये टेम्पलेट स्टैंड हमने दिखाया है यहाँ पर, नीचे वाला नॉन टेम्पलेट कोडिंग स्टैंड है।
तो बाबू हुआ ये है कि जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है ये यहीं पर सिग्मा फैक्टर की मदद से इनिशिएशन को स्टार्ट करता है और ये यहीं पर ही इस पे एक छोटा सा आरएनए बना देगा। मान लीजिए यहाँ पर एक आरएनए बना दिया 5 to 3 डायरेक्शन में, ये ध्यान रखना। तो यहाँ आरएनए पॉलीमरेजेज है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। जैसे डीएनए पॉलीमरेज थे, उनकी प्रॉब्लम थी कि वो कहीं से शुरू नहीं कर सकते थे, उनको पहले एक आरएनए का छोटा टुकड़ा चाहिए था बना बनाया, आरएनए प्राइमर चाहिए था, उसके बाद वो इनिशिएशन करते थे। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ शुरू हो जाता है काम एकदम से। पर ये ध्यान रखना इनिशिएशन में सिग्मा फैक्टर का बहुत बड़ा रोल है। खड़े खड़े एकदम से, मतलब इसने लगभग 7, 8, 9, 10 न्यूक्लियोटाइड इस पर जोड़ दिए हैं और एक छोटा सा आरएनए बनाना शुरू कर दिया है, ठीक है ना, ऐसे। फिर इसके बाद का प्रोसेस ये है कि आगे चलेगा काम। फिर इनिशिएशन हो गया है, अभी सिग्मा फैक्टर का काम खत्म हो गया है। देखो कितना आसान है, सिग्मा फैक्टर निकल गया, अब सिग्मा फैक्टर का कोई काम नहीं रहा। पर अगला स्टेप है इलोंगेशन, लंबाई में बढ़ना आरएनए का। तो बाबू जो इलोंगेशन प्रोसेस है उसमें केवल आरएनए पॉलीमरेज का ही काम है। मतलब ये ध्यान रखना कि आरएनए पॉलीमरेज अकेला ही इलोंगेशन कर लेता है। बैक्टीरिया की बात हो रही है, आरएनए पॉलीमरेज अकेला ही इलोंगेशन कर लेता है, इसे कोई फैक्टर चाहिए नहीं होता, बस ये आगे बढ़ता रहता है। और देखो बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, पर एनसीईआरटी में डिस्कशन ज़्यादा नहीं करना है ना, तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, नीट देना है, कोई आईएएस की परीक्षा नहीं है, तो इतना ही पढ़ो। अभी क्या है, आरएनए पॉलीमरेज जो है वो अकेला ही काम करता है और अकेले करते करते क्या करेगा, हेलिक्स को भी खोलता हुआ जाता है, साथ ही साथ जो है नया आरएनए भी बनाता है 5 से 3 डायरेक्शन में। तो नया जो नेसेंट आरएनए है या नेसेंट आरएनए है वो 5 to 3 डायरेक्शन में बनता जा रहा है इस तरह से। और आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आगे 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 चल रहा है, ठीक है ना। तो इसमें सिग्मा फैक्टर हट गया है, इलोंगेशन खुद ही हो रहा है, मतलब उसमें एक ही काम कर रहा है आरएनए पॉलीमरेज, होलो एंजाइम की अब जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद आएगा आपका टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आपको जो पढ़ाया गया है वही मैं पढ़ाऊंगा। 2 तरीके का वैसे यहाँ होता है, रो डिपेंडेंट और रो इंडिपेंडेंट प्रोसेस। दैट मीन्स 2 तरीके से टर्मिनेशन होता है। आरएनए पॉलीमरेज को जाकर के एक रो फैक्टर जो होता है उसके पास एटीपीज एक्टिविटी होती है, वो जाता है और वो इस प्रोसेस को टर्मिनेट करता है जब आपका टर्मिनेशन सीक्वेंसेस आ जाती हैं। बाकी यहाँ पर एक बिना रो फैक्टर वाला भी होता है, उसमें हेयर पिन लूप बनता है, तो वो यहाँ दिया नहीं गया है तो फिर कन्फ्यूजन वाली स्थिति पैदा होगी, तो वो आएगा ही नहीं पेपर में। पर 2 तरीके से होता है, रो इंडिपेंडेंट, रो डिपेंडेंट। तो रो डिपेंडेंट आपको पढ़ाया गया, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। होगा ये कि नया बनता हुआ जो एमआरएनए है, नया बनता हुआ एमआरएनए के ऊपर आपका जाएगा रो फैक्टर, क्योंकि जो आपका टर्मिनेशन है उस टर्मिनेशन आपका खुद से नहीं हो सकता, मतलब रो फैक्टर उसमें मदद करता है और रो फैक्टर फिर इसके ऊपर से एमआरएनए के जाएगा आपके और फाइनली पहुंचता है यहाँ पर जहाँ आरएनए पॉलीमरेज लगा हुआ था और जाकर के वहाँ एटीपीज एक्टिविटी दिखाता हुआ प्रोसेस को टर्मिनेट कर देगा। ऐसा है, बस सिंपल समझो। टर्मिनेशन होगा एटीपीज एक्टिविटी के द्वारा, आर का रो फैक्टर और अलॉन्ग विद दैट आरएनए पॉलीमरेज, मतलब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और ये दोनों हट जाएंगे। नया बना हुआ आरएनए भी हट जाएगा अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो, क्योंकि ये बैक्टीरिया के बारे में बात हो रही है, यहाँ लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, नया इसमें खास बात ये है कि जैसे जैसे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था, मतलब जैसे जैसे नया आरएनए बन रहा था, तो बनते ही इसके ऊपर राइबोसोम्स जो है वो लग जाते हैं और प्रोटीन बनाना लगते हैं। ये भी ध्यान रखना है आपको, मतलब यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ ट्रांसलेशन भी होने लगता है बैक्टीरिया में। ये कपल्ड प्रोसेस है, कैसा है, कपल्ड प्रोसेस है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों कपल्ड हैं, दोनों, क्योंकि बैक्टीरिया में न्यूक्लियस तो होता नहीं है ना, और सेल के साइटोप्लाज्म में ही ये सब चलता है। कहाँ चलता है, सेल के साइटोप्लाज्म में ही चलता रहता है, बहुत आराम से, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये कपल प्रोसेस है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। मुझे लगता है आसान था, इतना ही पढ़ना है भाई, ज़्यादा आपको आता ही नहीं है ना पेपर में ना, तो ये बहुत आसान था, समझ आ गया होगा। एक बार थ्योरी पढ़ते हैं थोड़ी सी। तो यहाँ लिखा है कि इन बैक्टीरिया देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ आरएनएज, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। सभी तरह के आरएनए को बनाने के लिए यहाँ पर केवल एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज होता है, 2, 3, 4 नहीं होते, जैसे यूकैरियोट में अलग अलग होते हैं, यहाँ एक ही होता है। All the 3 RNAs are ready to synthesize a protein in a cell. The mRNA provides the template. mRNA में कोडिंग होती है, tRNA अमीनो एसिड्स को पकड़ कर लाता है और जेनेटिक कोड को रीड करता है। ये एक सवाल है बहुत अच्छा कि जेनेटिक कोड को रीड कौन करता है, बच्चे लगाते हैं राइबोसोम, जो कि गलत है। ये रीड करता है tRNA, अपनी एंटीकोडोन से हम आगे पढ़ेंगे। एंड rRNA प्ले इंस्ट्रक्शनल एंड कैटालिटिक रोल। rRNA राइबोसोम बनाता है, साथ ही साथ आपको पढ़ाऊंगा rRNA ट्रांसलेशन में एंजाइम की तरह भी काम करता है, कैटालिटिक रोल भी है। एंड देयर इज ए सिंगल डिपेंडेंट डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज दैट कैटलाइज ट्रांसक्रिप्शन इन ऑल टाइप ऑफ आरएनए इन बैक्टीरिया। ये स्टेटमेंट नीट में आएगा कि बैक्टीरिया में केवल एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है जो सभी तरह के आपके मतलब हर तरह का आपका आरएनए बनाने में सक्षम होता है, यूकैरियोट में ऐसा नहीं होता।
RNA polymerase bind to the promoter and initiate the transcription. It use nucleoside triphosphate, मतलब नए नए न्यूक्लियोटाइड आएंगे और वो आकर के जुड़ेंगे. आपको पता है न्यूक्लियोटाइड जब आकर के लगते हैं तो वो ट्राइफॉस्फेट होते हैं, फिर वो 2 फॉस्फेट टूट जाती हैं उनकी, फिर वो रह जाते हैं मोनोफॉस्फेट. And polymerize in a template dependent fashion following the rule of the complementarity. In somehow also facilitate opening of the helix. Helix को खोलते हैं and continues elongation. Only a short stretch of the RNA मतलब binds to the enzyme. थोड़ा सा हिस्सा enzyme से जुड़ा रहता है, बाकी का नया बनता हुआ बाहर निकलता रहता है. Once the polymerase reach the terminator region, the nascent RNA falls off and so also the RNA polymerase भी हट जाएगा और इसे टर्मिनेशन कहते हैं. ठीक है ना, यहाँ तक बताया सिंपल. अब बताएंगे फैक्टर. An intriguing question is that how is the RNA polymerase able to catalyze all the 3 steps which are initiation, elongation and termination? The RNA polymerase is only capable of catalyzing the process of elongation. It associates transiently with the initiation factor sigma and termination factor rho. तो ये ध्यान रखना, छोटी सी बात बताई है. इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा है और रो है टर्मिनेशन फैक्टर. To initiate and terminate the transcription respectively, association with these factors alter the specificity of the RNA polymerase to either initiate or terminate the process. तो इनिशिएशन आपको बता दिया सिग्मा फैक्टर कराता है, टर्मिनेशन कराता है रो फैक्टर. बैक्टीरिया में सिंस द mRNA डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव, तो यहाँ पर आपको इंट्रोन एक्सोन भी नहीं होते. तो इंट्रोन एक्सोन यूकैरियोट में होते हैं जिन्हें हटना लगना होता है. यहाँ ऐसा कुछ होता नहीं है. तो साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन जो है साथ साथ हो जाते हैं एक ही कंपार्टमेंट में, क्योंकि न्यूक्लियस यहाँ नहीं होता, साइटोसोल होता है. तो वहीं पर दोनों काम होते रहते हैं लगातार. लिखा है मैनी टाइम्स द ट्रांसलेशन एंड कैन बिगन मच बिफोर द mRNA इज फुली ट्रांसक्राइब्ड. दैट मीन्स कि mRNA बनकर पूरा ख़त्म भी नहीं हुआ होता, उसके साथ ही ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है. एंड ये लाइन नीट में आएगी. कॉन्सिक्वेंटली द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड इन द बैक्टीरिया. ये नीट में आने वाली लाइन है भाई, ध्यान रखना है इसको. ठीक है ना. तो ये यहाँ पर बैक्टीरिया का ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस खत्म हो गया है. हमने जीन पढ़ी है मोनोसिस्टोनिक, पॉलीसिस्टोनिक क्या होता है, ये सब हमने कवर किया है इस वीडियो में. वीडियो रखेंगे यहीं तक की, तो आपको पता ही है हम इतनी लंबी वीडियो रखते हैं, उसके बाद नहीं रखते हैं. तो उसके बाद की वीडियो आपको अगली मिलेगी जिसमें कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रोसेस को कवर करने वाले हैं. और साथ ही साथ आपको जो है 11th क्लास पढ़ाई जा रही है, ध्यान से डिस्क्रिप्शन में मोर वाले बटन पर क्लिक करके देख लो, प्लेलिस्ट का लिंक है भाई वहाँ पर. ठीक है. तो अच्छी लगे तो वीडियो कमेंट करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना सपोर्ट कीजिएगा. थैंक यू सो मच. टेक केयर.